अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 404 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का सिर्फ एक साल में हो चुका है। सिर्फ गंदम और चीनी की मद में पाकिस्तानी अवाम ने 400 अरब रुपए से जायद महंगाई की वजह से अदा किए और मुल्क कौम का यह पैसा हुकूमत बचा सकती थी। पाकिस्तान को और उसके अवाम को इस 400 अरब रुपए से जायद के नुकसान से हुकूमत महफूज रख सकती थी। हम तमाम तफसीलात और खुद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ 2 अशिया में हुकूमती गलत फैसले और फैसलों में ताखीर अवाम पर 400 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ का बाइस बनी। और अगर हुकूमत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करती तो अवाम को इस महंगाई और 400 अरब रुपए के सिर्फ गंदम और चीनी की मद में नुकसान से बचा सकती थी। हम हुकूमत के दावे और उनकी हकीकत आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि अपनी तहकीक करके हम मुसलसल वजीर सनअत व तिजारत हम्माद अजहर और वजीर खुराक फ़खर इमाम को प्रोग्राम में बुलाते रहे, मगर वो नहीं आए, तो हम आपके सामने हकाइक रखने जा रहे हैं। साथ ही इन हुकूमती वज़रा को दावत भी देते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव है, वो हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपना जवाब दे सकते हैं। अब हकाइक आपके सामने रखते हैं। पहला दावा ये किया गया कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, मगर गुज़िश्ता 9 माह के अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा रही है। हुकूमत कभी मीडिया, कभी माफिया, कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ों, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी गुज़िश्ता हुकूमतों, कभी बैनुल-अक़वामी कीमतों को इल्ज़ाम देती रही, मगर खुद अपने गलत फैसलों या फैसलों में ताख़ीर को इल्ज़ाम देने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अपनी हुकूमत का एहतसाब करने को तैयार नहीं। सबसे पहले हम खित्ते के दूसरे ममालिक से मवाजना करके आपको दिखाते हैं। हम आपको एक एक महीने के अदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं जो साबित करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होता रहा। रवा साल जनवरी में जब पाकिस्तान में महंगाई 14.6% थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, उस वक्त भारत में महंगाई 7.5%, बांग्लादेश में 5.5% और श्रीलंका में 5.7% थी। यानी खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई दुगनी से भी ज़्यादा थी। फिर जब फरवरी में पाकिस्तान में महंगाई 12.4% हो गई, यानी फिर खित्ते में महंगाई पाकिस्तान से आधी थी। फिर मार्च में पाकिस्तान में महंगाई 10.2% हो गई और मार्च में भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में दुगनी रही। अप्रैल में भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा रही। मई में पाकिस्तान में महंगाई 8.2% हुई तो भारत में अप्रैल के मुकाबले में महंगाई में बड़ी कमी आई। भारत में महंगाई 6.2% हो गई, जबकि बांग्लादेश में 5.3% और श्रीलंका में 4% थी। पाकिस्तान फिर खित्ते में महंगाई में सबसे आगे रहा। जून में भी खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में मजीद महंगाई हुई। जुलाई में भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा रही। अगस्त में फिर खित्ते में महंगाई में पाकिस्तान सबसे आगे रहा और इसी तरह सितंबर में पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर से बढ़ी और बढ़कर 9% हो गई, जबकि भारत में 7.3%, बांग्लादेश में 5.9% और श्रीलंका में 4% रही। पाकिस्तान फिर महंगाई में आगे रहा। यानी टोटल महंगाई में कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के ममालिक से कम रही हो। फिर भी हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम दुनिया भर में कीमतों में इजाफे को दे रही है। अब फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे का मवाजना करते हैं। पहले वो ग्राफ देखिए जो खुद हुकूमती वजीर हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि कोरोना के बाद बैनुल-अक़वामी खाने पीने की कीमतों में इजाफा हुआ है। दीगर वज़रा ने भी खाने पीने की कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कीमतों को करार दिया, मगर गौर से देखिए हम्माद अजहर साहब के शेयर किए गए ग्राफ के मुताबिक कोरोना के बाद तो इस साल के पहले 6 महीने में जून तक खाने पीने की कीमतों में बेपनाह कमी आई। इसी तरह स्टेट बैंक ने सितंबर में जारी होने वाली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में बताया कि महंगाई में इजाफा हुआ, जिसकी वजह सप्लाई में रुकावट बनी, यानी सप्लाई के मसाइल और बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ। यानी हुकूमत की इंतजामी नाकामी की वजह से आवाम को महंगाई भुगतना पड़ी, ना कि बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे की वजह से। जनवरी में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 24% थी, जबकि भारत में 13.6%, बांग्लादेश में 5.1% और श्रीलंका में 13.7% थी। और जनवरी से सितंबर तक हर महीने की महंगाई का हाल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जनवरी से सितंबर तक कोई एक महीना ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान की महंगाई या सिर्फ खाने पीने की अशिया की महंगाई खित्ते की औसत महंगाई या पूरी दुनिया की औसत महंगाई से कम रही हो। पाकिस्तान हर लिहाज से महंगाई के मैदान में आगे रहा, खासतौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में, जिसका बराह रास्त असर गरीब घरानों पर ज़्यादा पड़ता है। और इस खाने पीने की चीज़ों की में भी जो इजाफा हुआ, उसमें भी जो देहाती इलाके हैं उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ बनिस्बत जो शहरी इलाके हैं। और ये खुद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार बताते रहे। महंगाई की शरह के साथ साथ एक और मामले में भारत और पाकिस्तान का मवाजना करते हैं। भारत में काश्तकार को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा पैसे मिले और पाकिस्तान के मुकाबले में सारिफ को यानी अवाम को
कम कीमत पर गंदुम और चीनी मिली, यानी भारत में दोनों तरफ से अवाम का फायदा हुआ, पाकिस्तान में दोनों तरफ से अवाम का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में गरीब काश्तकार का भी नुकसान हुआ क्योंकि उसने अपनी फसल सस्ती बेची, और गरीब सारिफ यानी अवाम का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने महंगी खरीदी और उसे महंगी खरीदनी पड़ रही है। दरमियान में माफिया फ़ायदा उठा रहा है, दोनों तरफ से अवाम को नुकसान हो रहा है, और ऐसा नुकसान हो रहा है और माफिया ऐसा फ़ायदा उठा रहा है कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और वज़ीर आज़म माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दावा करते रहे हैं। आपके सामने मवाजना पेश करते हैं, और ये मवाजना समझने में आसानी के लिए हम तमाम एदाद-ओ-शुमार पाकिस्तानी रुपए में पेश कर रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान में गंदुम की सपोर्ट प्राइस 1400 रुपये रखी गई, यानी हुकूमत ने काश्तकार से फी किलो गंदुम 35 रुपये में खरीदी, जबकि भारत में 40 किलो गंदुम की सपोर्ट प्राइस 1648 पाकिस्तानी रुपये रखी गई, यानी किसान से फी किलो गंदुम 41 रुपये में खरीदी गई। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में गंदुम काश्त करने वाले किसान को ज़्यादा पैसे मिले और पाकिस्तान में कम पैसे मिले। मगर फिर गंदुम और आटे की कीमतों को कंट्रोल में नहीं रखा गया। पाकिस्तान में 40 किलो गंदुम 2200 रुपये से भी ऊपर बिक रही है, जबकि भारत में 40 किलो गंदुम 2000 रुपये में मिल रही है। यानी फी किलो गंदुम पाकिस्तान में 55 रुपये से ज़्यादा और भारत में 50 रुपये की है। यानी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में सारिफ को गंदुम भी महंगी मिल रही है, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में किसान ने सस्ती गंदुम बेचकर पैसा भी कम कमाया है, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम ने महंगी गंदुम खरीदकर ज़्यादा पैसा गंवाया है। यानी पाकिस्तान में फ़ायदा दरमियान में मौजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाओं ने उठाया है, और अवाम ने दोनों तरफ से नुकसान ही उठाया है। सोने पर सुहागा ये है कि पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 2 साल में 40% गिर चुका था। रुपये की कदर गिरने की वजह से पाकिस्तानी गंदुम डॉलर्स में सस्ती हो गई, इसलिए स्मगल हो गई, और हुकूमत वो भी नहीं रोक सकी, और यहाँ भी माफिया फ़ायदा उठा गया। खुद वज़ीर खुराक ने माना कि पता नहीं गंदुम कहाँ चली गई। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। अब अगले साल के लिए भी भारत ने गंदुम की सपोर्ट प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 1740 रुपये फी मन रखी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने 1600 रुपये फी मन रखी है। हालांकि वजारत खुराक के मुताबिक किसानों की लागत में सिर्फ 6 महीने में 17.5% का इजाफा हो चुका है, और ये लागत 1350 रुपये फी मन से बढ़कर 1587 रुपये फी मन हो गई है। इसलिए वजारत खुराक की तजवीज़ थी कि किसानों को गंदुम लगाने के लिए और गंदुम की हौसला अफजाई के लिए, गंदुम लगाने की हौसला अफजाई के लिए सपोर्ट प्राइस 1745 रुपये फी मन रखी जाए, मगर हुकूमत ने उसे 1600 रुपये फी मन रखने का फैसला किया है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक 1587 रुपये की लागत के साथ किसानों के पास 1600 रुपये की इमदादी कीमत पर महज 8% के मुनाफे का मार्जिन होगा। किसानों की लागत कम करने के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद के बैग पर 1000 रुपये की सब्सिडी देने की तजवीज़ थी, मगर हुकूमत ने उस पर भी कोई फैसला नहीं किया। यानी किसानों के मुनाफे का मार्जिन इस सूरत में सिर्फ 13 रुपये फी मन होगा, जो पिछले साल के 50 रुपये फी मन से भी कम होगा। इसी तरह चीनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। भारत में गन्ने के काश्तकार को 225 पाकिस्तानी रुपए की सपोर्ट प्राइस दी गई, जबकि पाकिस्तान में गन्ने के काश्तकार को 190 रुपए दिए गए। यानी भारत में काश्तकार को 35 रुपए ज्यादा मिले। इसी तरह भारत में इस वक्त चीनी की कीमत 80 रुपए फी किलो है, जबकि पाकिस्तान में चीनी की कीमत 110 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी गई है। यानी भारत में काश्तकार ने महंगा गन्ना बेचकर पैसा कमाया और अवाम ने सस्ती चीनी खरीद कर पैसा बचाया, और पाकिस्तान में काश्तकार ने सस्ता गन्ना बेचकर नुकसान किया और अवाम ने महंगी चीनी खरीद कर मजीद नुकसान किया। यानी यहाँ भी फ़ायदा दरमियान में मौजूद शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उठाया। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुकूमत ने गंदुम के मामले में ताख़ीर की वजह से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। आपको तफसील से बताते हैं, गुज़िश्ता 1 साल का जायज़ा लेते हैं और ख़ुद हुकूमत के अपने जारी करदा कीमतों के एदाद-ओ-शुमार से हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। मगर इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान में गंदुम की जो सालाना फ़ीकस इस्तेमाल है वो तकरीबन 124 किलो है। यानी माहाना फ़ीकस गंदुम का इस्तेमाल 10 किलोग्राम से ज़ायद है, और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इस लिहाज से देखा जाए तो अक्टूबर 2018 में 1 किलो आटे की कीमत 39 रुपये 25 पैसे थी, जो अक्टूबर 2019 में 46 रुपये 25 पैसे हो गई। यानी 7 रुपये का इजाफा हो गया। यानी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में महंगे आटे की वजह से शहरियों को 16 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े 1 महीने में। इसी तरह नवंबर 2018 में आटे की कीमत 39 रुपये 25 पैसे थी, जो नवंबर में 45 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 किलो आटा 6 रुपये 40 पैसे महंगा हो गया। यानी शहरियों को आटे की वजह से 14 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी अदा करना पड़े। फिर दिसंबर 2018 में 1 किलो आटे की कीमत 39 रुपये थी, जो गुज़िश्ता साल दिसंबर में 45 रुपये 40 पैसे हो गई। यानी 1 किलो आटा
6 रुपए महंगा हो गया और अवाम को इसमें 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाना पड़ा। अब बात करते हैं रवा साल जनवरी की। जनवरी 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 39 रुपये 40 पैसे थी। जनवरी 2020 में बढ़कर 48 रुपये 40 पैसे हो गई, यानी 1 किलो आटा 9 रुपये महंगा हो गया और अवाम को 20 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। फरवरी 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 39 रुपये 50 पैसे थी। फरवरी 2020 में बढ़कर 45 रुपये 50 पैसे हो गई, यानी 1 किलो आटा 6 रुपये महंगा हो गया और अवाम को 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ अदा करना पड़ा। फिर मार्च 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 39 रुपये 50 पैसे थी, जो मार्च 2020 में 45 रुपये की हो गई। 1 किलो आटा 5 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया, यानी अवाम को मार्च में 11 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाना पड़ा। अप्रैल 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 38 रुपये 60 पैसे थी। अप्रैल 2020 में बढ़कर 44 रुपये 20 पैसे हो गई। 1 किलो आटा 5 रुपये 60 पैसे महंगा हो गया, यानी अप्रैल में अवाम को 12 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। मई 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 39 रुपये 25 पैसे थी। मई 2020 में 44.5 रुपये से ऊपर चली गई, यानी 1 किलो आटा 5 रुपये महंगा हो गया और अवाम को मई में 11 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। जून 2019 में आटे की कीमत 40 रुपये थी। जून 2020 में बढ़कर 51 रुपये हो गई, यानी 11 रुपये फी किलो आटा महंगा हो गया, जिसके नतीजे में अवाम को जून के महीने में, सिर्फ जून के महीने में 25 अरब रुपए अपनी जेब से इजाफी अदा करना पड़े। जुलाई 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 42 रुपये थी। जुलाई 2020 में 51 रुपये हो गई, यानी 9 रुपये का इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में अवाम को 20 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। फिर अगस्त 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 42 रुपये फी किलो थी। अगस्त 2020 में 50 रुपये हो गई, यानी 1 किलो आटा 8.5 रुपये महंगा हो गया और अवाम को 19 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। फिर सितंबर 2019 में 1 किलो आटे की कीमत 43 रुपये 30 पैसे थी। सितंबर 2020 यानी गुज़िश्ता माह 50 रुपये 45 पैसे हो गई, यानी 1 किलो आटा 7.25 रुपये महंगा हो गया और अवाम को 16 अरब रुपए इजाफी अदा करना पड़े। और इसी तरह गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 1 किलो आटे की कीमत 46 रुपये थी। इस साल बढ़कर 52 रुपये से ऊपर चली गई, यानी 6 रुपये से भी ज़्यादा महंगा हो गया और अक्टूबर में अब तक अवाम 13 अरब रुपए की इजाफी कीमत अदा कर चुके हैं। यानी गुज़िश्ता साल अक्टूबर से लेके इस साल अक्टूबर तक अवाम 205 अरब रुपए सिर्फ आटे की मद में इजाफी अदा कर चुके हैं। और हमने हुकूमत के जारी करदा एदाद शुमार से हकाइक आपके सामने रखे हैं। हालांकि पंजाब में आटे के 20 किलो थैले की कीमत हुकूमत 860 रुपये बताती है, मगर अवाम पंजाब में बुरी क्वालिटी का आटा होने की वजह से 860 रुपये की जगह 1300 से 1400 रुपये का ही 20 किलो का थैला खरीदने पर मजबूर हैं। मगर इन हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक भी मुल्क के अवाम ने एक साल में 205 अरब रुपए सिर्फ गंदम की इजाफी कीमतों की सूरत में अदा किए। इसी तरह मुल्क में 30 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है। खुद हुकूमत 15 लाख टन और प्राइवेट सेक्टर बाकी गंदम दरामद कर रहा है। अब कल हुकूमत ने अपना शेयर 15 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया और हुकूमत का दावा है कि इसके बाद गंदम का बहरान ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हुकूमत गंदम इंतहाई महंगे रेट यानी $292 फी टन के हिसाब से दरामद कर रही है। हालांकि चंद माह पहले गंदम की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में $220 से $230 फी टन थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हुकूमत के पास 4 मौक़े थे जब हुकूमत बर वक्त एक्शन लेती तो महंगी गंदम दरामद नहीं करना पड़ती, पाकिस्तान सस्ती गंदम खरीदता, ज़र मुबादला भी बचता, साथ ही अवाम को सस्ती गंदम भी मिलती, हुकूमत को सब्सिडी ना देनी पड़ती, यानी टैक्स पेयर के पैसे भी बचते। पहले अप्रैल में जब पता चल गया था कि गंदम की पैदावार हदफ के मुताबिक नहीं हुई है, फिर मई में प्रोक्योरमेंट भी हदफ के मुताबिक नहीं हो सकी, इसके बाद जून में हुकूमत ने फैसला किया कि गंदम दरामद करनी है, मगर जुलाई के आखिर तक फैसले की नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। और फिर उसके बाद जुलाई में जब हुकूमत ने गंदम की दरामद पर टैक्स रियायत का फैसला किया, मगर फिर भी दरामद नहीं की। और अगस्त में बैनुल अक़वामी मार्केट में यह खबर आ चुकी थी कि पाकिस्तान में गंदम का शदीद बहरान है और पाकिस्तानी हुकूमत एक साथ 30 लाख टन गंदम दरामद करेगी, जिससे बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें $220 से $230 फी टन से बढ़कर $280 फी टन तक पहुँच गई। और अब हुकूमत $292 फी टन तक गंदम खरीद रही है। एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर ले जाने की वजह से आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ गई और अब हुकूमत को 1 टन गंदम की कीमत में $60 से $70 इजाफी अदा करने पड़ रहे हैं। अप्रैल में पता चल गया था कि मुल्क में गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई है, मगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अप्रैल से आहिस्ता आहिस्ता गंदम दरामद की जाती तो मुल्क का ज़र मुबादला बच जाता, पाकिस्तान में गंदम की कीमतें भी ना बढ़ती, अवाम की जेब से सैकड़ों अरब रुपए भी ना निकलते, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचता और पाकिस्तान में गंदम भी मौजूद होती। मिस्र और उर्दन ने यही किया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अगर हुकूमत वक्त फैसला करती और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गंदम खरीदती तो उसे $220 से $230 फी टन की गंदम मिलती। अब ये $292 फी टन तक मिल रही है। हालांकि गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान ने गंदम बरामद की थी तो उस वक्त 1 टन गंदम $210 की फ़रोख्त की,
अब हुकूमत ने रूसी हुकूमत से पहले $282 पर 3 लाख टन गंदम खरीदी। अब कल मजीद 3,20,000 टन गंदम की और ज़्यादा कीमत यानी $292 फी टन पर मंजूरी दी है। अब फरवरी तक पाकिस्तान गंदम दरामद करता रहेगा। यूँ ताखीर से फैसले की वजह से पाकिस्तान में $5 करोड़ से जायद की इजाफी अदायगी पाकिस्तान कर चुका है, यानी 9 अरब रुपए से जायद का मुल्की खजाने को नुकसान पहले ही ताखीर की वजह से पहुंच चुका है। फरवरी तक पाकिस्तान और दरामद करेगा और नुकसान होगा। हुकूमत को अपने दावे के मुताबिक गंदम की कीमत कम रखने के लिए सब्सिडी और देना पड़ेगी, क्योंकि $280 फी टन की औसत कीमत पर जब गंदम मिलेगी तो 20 किलो गंदम की कीमत ₹920 बनेगी। और हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क में ₹840 में 20 किलो आटे के थैले की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, यानी हुकूमत को 20 किलो के थैले पर ₹80 की सब्सिडी देनी पड़ेगी, यानी 1 किलो पर ₹4 की सब्सिडी, जिसका मतलब है हुकूमत अपने खजाने से ₹6 अरब की सब्सिडी मजीद देगी। यानी 9 अरब रुपए महंगी गंदम में ज़ाया कर दिए, फिर 6 अरब रुपए की सब्सिडी देनी होगी और कीमतों की मद में इजाफे से जो 205 अरब रुपए का नुकसान हुआ वो अलग है। यूं मजमूई तौर पर 220 अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। खुद हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे गंदम दरामद करता जाएगा ये नुकसान और बढ़ता जाएगा। अब आपको चीनी का हाल बताते हैं, जिसमें अवाम और मुल्क का 184 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, यानी 220 अरब रुपए गंदम में और 184 अरब रुपए चीनी में। शुगर कमीशन ने मई में अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि मुल्क में गन्ना बमुश्किल मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकेगा, मगर इसके बावजूद फौरी तौर पर चीनी दरामद नहीं की गई। अब हुकूमत का दावा है कि 55,000 टन चीनी इंपोर्ट हो गई है, मजीद 1 लाख टन चीनी जल्द ही आ जाएगी, जिसके बाद मुल्क में चीनी की कीमत में ₹15 की कमी आएगी, यानी हुकूमत ₹85 में चीनी की फरोख्त यकीनी बनाएगी और सहूलत बाजार में भी चीनी ₹85 फी किलो बेचने का वादा किया गया है, जो मौजूदा कीमत से तो ₹15 कम है, मगर हुकूमत के अपने कायम करदा शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमत मार्केट में शुगर मिल्स का मुनाफा और तमाम टैक्सेस मिलाकर ₹63.13 होनी चाहिए। और हुकूमत ने वादा किया था कि कीमत को ₹63.13 पर लेकर आएंगे, मगर यहाँ तो वज़ीर आज़म के हुक्म पर लगाए गए सहूलत बाजार में भी चीनी ₹85 की मिलेगी, यानी वज़ीर आज़म के अपने शुगर कमीशन के दावे से ₹22 ज़्यादा, ₹63.13 से ₹22 ज़्यादा। इससे पहले गुज़िश्ता बरस गलत एदाद शुमार पर सस्ती चीनी बरामद कर दी, उस पर सब्सिडी भी दे दी और अब खुद अपने शुगर कमीशन की रिपोर्ट से ₹22 महंगी दरामद की जा रही है और डॉलर्स में उसकी कीमत अदा करके ज़र मुबादला भी ज़ाया किया जा रहा है और रुपयों में 1.5 लाख टन चीनी पर ₹22 की ज़ायद कीमत का मतलब होगा अवाम पर 3 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि कैसे यूटिलिटी स्टोर पर महंगे दामों चीनी खरीदी गई और हुकूमत महंगी चीनी पर सब्सिडी देती रही। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपनी फराहम करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक दिसंबर से जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 2,10,000 टन चीनी खरीदी और ₹83.5 तक की कीमत अदा की, यानी ₹63.13 हुकूमत के अपने शुगर कमीशन ने बता दिया था, मगर फिर भी हुकूमत के ही यूटिलिटी स्टोर पर ₹83.5 तक चीनी शुगर मिलर्स बेचते रहे और शुगर मिल मालिकान को यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी की मद में 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया, यानी सब्सिडी का ऐलान किया गया था आवाम के लिए, सब्सिडी के पैसे चले गए शुगर माफिया के पास। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन महंगी चीनी खरीदता रहा, आवाम के सब्सिडी के पैसे शुगर मिल मालिकान को देता रहा और हम ये बात हुकूमत के इल्म में लाते रहे, एदाद शुमार आपके सामने रखते रहे, तो हुकूमत ने तस्लीम किया और इंक्वायरी की यकीन दहानी भी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं आवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। रमजान का महीना आ रहा था तो उससे पहले यूटिलिटी स्टोर ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, बिकॉज एक सब्सिडी दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो बेसिकली जहाँ से कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी? वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीनी की कीमत में ₹1 का इजाफा होता है तो शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपए का सालाना फायदा होता है। और फिर मई में शुगर कमीशन ने बताया कि अब तक शुगर माफिया इस मद में 100 अरब तक का फायदा उठा चुका है।
अगर इस फार्मूले को सामने रखकर हिसाब लगाया जाए तो जून के महीने में चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो थी, तो शुगर मिल मालिकान को 13 अरब रुपए का मजीद फायदा हो गया। जुलाई में चीनी की कीमत 95 रुपए हो गई तो शुगर मिल मालिकान को 15 अरब रुपए का मजीद फायदा हो गया। अगस्त में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हुई तो शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का और फायदा हो गया। जबकि सितंबर में चीनी की कीमत 100 रुपए रही तो इस महीने में शुगर मिल मालिकान को 17 अरब रुपए का और फायदा हो गया। और अब तक अक्टूबर में जबकि चीनी की कीमत 110 रुपए से भी ऊपर चली गई है, 115 रुपए की भी बिक रही है, तो शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपए का और फायदा हो चुका है। यानी शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने तक शुगर मिल मालिकान को 100 अरब रुपए का फायदा हुआ। फिर मई से अब तक मजीद 78 अरब रुपए का फायदा हो गया। यानी अब तक महंगी चीनी फरोख्त करके शुगर मिल मालिकान 178 अरब रुपए अवाम की जेब से निकाल चुके हैं, ज्यादा निकाल चुके हैं। हुकूमत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का 2 साल से वादा कर रही है। फिर चीनी की बरामद पर पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी थी, और फिर 3 अरब रुपए जो चीनी की दरामद की वजह से इजाफी देने पड़ रहे हैं वो अलग हैं। यानी हर तरफ से कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, अवाम की जेब पर बोझ पड़ रहा है, कौमी खजाने पर बोझ पड़ रहा है, जो सिर्फ चीनी की मद में तकरीबन 184 अरब रुपए बनते हैं। अवाम और मुल्क के ये पैसे बरवक्त और दुरुस्त फैसलों से बचाए जा सकते थे। जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो ये तवक्को जाहिर की गई कि चीनी की कीमतों में कमी आएगी, हुकूमत बरवक्त फैसले करेगी। हुकूमत ने यकीन दहानी भी कराई कि चीनी की कीमतों में अब कमी आएगी। हुकूमत ये दावा करती रही कि शुगर और गंदम कमीशन की रिपोर्ट को शाया करके हुकूमत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, मगर उससे बार बार सवाल होता रहा कि अवाम को फ़ायदा कब होगा, और हुकूमत यकीन दिलाती रही कि अब यहाँ से अवाम ही का फ़ायदा होगा। ये वजीर आजम ने मना किया था उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने से या नहीं? तरीन साहब कह रहे हैं उस्मान बुज़दार कोई काम वजीर आजम से पूछे बगैर नहीं करते। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी, आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी हमने को गलती की है। अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा, ठीक है, अगला यही स्टेप है। आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। मगर फिर इन दोनों अशिया की कीमतों में 20 रुपए से ज्यादा का इजाफा ही हो गया, कमी नहीं हुई। खुद इस हुकूमत की अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में भी चीनी बरामद हुई, मगर चीनी की कीमतों में इस तरह इजाफा नहीं हुआ। 2017 में नून लीग के दौर में 9.25 लाख टन चीनी बरामद हुई, एक्सपोर्ट हुई। चीनी की कीमत 54 रुपए पर रही, 4 माह के लिए 60 रुपए से ऊपर गई, फिर वापस 54 रुपए पर आ गई। यह खुद हुकूमत की अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के दस्तावेजात आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नून लीग ने फिर 2018 में 15 लाख टन चीनी बरामद की, मगर चीनी की कीमत 54 से 56 रुपए के दरमियान रही। इसके बाद 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में सिर्फ 7 लाख टन चीनी बरामद की गई, मगर चीनी की कीमत 75 रुपए तक चली गई। फिर चीनी की कीमत बढ़ती ही चली गई और अब 115 रुपए तक फरोख्त हो रही है और काबू में नहीं आ रही है। सब्सिडी देकर शुगर मिलर्स को फायदा पहुंचाया गया, फिर चीनी की कीमत कंट्रोल ना करके भी शुगर मिलर्स को फायदा पहुंचाया गया। गन्ने की सपोर्ट प्राइस पहले ही कम थी तो और शुगर मिलर्स को फायदा हुआ। दोनों तरफ से शुगर मिलर्स को फायदा ही फायदा हुआ और हर तरफ से अवाम और मुल्क के खजाने का नुकसान ही नुकसान हुआ। और वज़ीर आज़म इमरान खान जब शुगर माफिया की बात करते हैं तो वासिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का जिक्र करते हैं। पिछले हफ्ते भी चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी। मगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई सब्सिडी से सबसे ज्यादा फायदा खुद हुकूमती अराकीन की शुगर मिल्स को हुआ। जहांगीर तरीन की शुगर मिल को सब्सिडी का 22% मिला, खुसरो बख्तियार खानदान की शुगर मिल को सब्सिडी का 18% मिला। हत्ता कि नून लीग के दौर में जब सब्सिडी दी गई तो भी इन दोनों की शुगर मिल्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। नून लीग के दौर में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की शुगर मिल्स को कुल सब्सिडी का 28% मिला, जबकि शरीफ खानदान की शुगर मिल को 5.9% और आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप को 3.6% मिला। यानी नून लीग के दौर में भी सबसे ज्यादा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिला। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पंजाब हुकूमत की 3 अरब की सब्सिडी में से जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के खानदान को 40% हिस्सा मिला। ना शरीफों को कुछ मिला, ना आसिफ जरदारी के दोस्तों को। और ये सब कुछ वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। फिर उसी शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वो शुगर मिल्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से ज्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका पंजाब हुकूमत की फैसला साजी पर सियासी असर रसूख था और उन्होंने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश की। ये जो आपने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट देखा, यह खुद शुगर कमेटी का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है
अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की शुगर मिल्स ने ली, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि शुगर मिलर्स ने दबाव डालकर सब्सिडी ली। वज़ीर आज़म की शुगर कमेटी ने तस्लीम किया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर व रसूख था, उन्होंने वो सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए, मार्केट में चीनी की कीमत भी 100 रुपये से ऊपर ले गए, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हालांकि उनकी अपनी शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है, यानी सिर्फ गंदम और चीनी में। और गलत और ताख़ीर से फैसलों की वजह से कौम को 404 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये रकम बढ़ रही है। आवाम का नुकसान बढ़ रहा है, मुल्क का नुकसान बढ़ रहा है, पहले ही हो चुका है, और हर तरह से फ़ायदा माफियाओं को हो रहा है। माफिया मुसलसल पैसे बना रहे हैं, और वज़ीर आज़म मुसलसल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं। और हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाती नजर आ रही है। हालिया वाक़यात बता रहे हैं कि खतरात फिर से मंडला रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आज सुबह पेशावर में दहशतगर्दों ने मदरसे के तालिब इल्मों को निशाना बनाया। कोहाट रोड पर वाक़ मस्जिद के साथ मदरसे के हॉल में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद शहीद और 112 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के वक्त मदरसे में तकरीबन 1200 अफराद मौजूद थे। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक धमाका टाइम बॉम्ब के जरिए किया गया, जबकि धमाका खेज मवाद बैग में रखकर मदरसे लाया गया था। मालूम होता है कि बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से धमाका किया गया। उनके मुताबिक मुल्क में फिर से दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले कोयटा, शुमाली वज़ीरिस्तान, कराची में भी दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। खुद हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि आपकी तवज्जो मुसलसल सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने पर है, तवज्जो नहीं है कि आवाम को कैसे महफूज किया जाए, दहशतगर्दी को कैसे नाकाम किया जाए। क्या वजह है कि इजाफा हो रहा है और मामला कहाँ जाते नजर आ रहे हैं। सीनियर साफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, क्या वाक़यात है? बैक टू बैक कुछ वाक़यात हुए हैं, खुद हुकूमती वुज़रा भी कहते नजर आए हैं कि जी वाक़यात हो सकते हैं। देखिए, ये आज जो वाक़या हुआ है, ये एक देवबंदी आलिम दीन का मदरसा और उससे मुतसिल मस्जिद है, और उस मस्जिद में वो दरस हदीस आज सुबह दे रहे थे। उनके साथ जो तलबा हैं उसमें ज़्यादातर अफ़गान तलबा भी हैं, और ये जो शेखुल हदीस साहब हैं वो अफ़गान तालिबान के सिंपथाइज़र समझे जाते हैं। और माजी में थोड़ा सा जो दाइश जैसी तंजीमें हैं उनके बारे में इनका मौक़िफ़ सख्त रहा है। तो एक TTP ने न सिर्फ ये कि ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि TTP ने उसकी मज़म्मत भी की। अलबत्ता दाइश की तरफ से खामोशी है, और जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सोर्सेज़ हैं वो इसको हॉस्टाइल जो एजेंसीज़ हैं उनका किया दरा करार दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो कुछ सोर्सेज़ ऐसे बता रहे हैं कि शायद ये जिसने भी किया है लेकिन दाइश के ज़रिए करवाया है। मगर साफ़ी साहब, पाकिस्तान में ज़ाहिर दहशतगर्दी का नेटवर्क टूटा। पाकिस्तान में पहले बहुत वाक़यात होते थे, अब जो वाक़यात हुए हैं बैक टू बैक, ये समझा जाए कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें मौका मिला, इक्का दुक्का कार्रवाई कर दी। ऐसे तो शवाहिद नहीं नज़र आ रहा है कि ये जो नेटवर्क्स हैं दहशतगर्दी के, ये फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। शाहज़ेब, मेरे मुँह में खाक, और अल्लाह करे कि ये ख़दशा मेरा गलत साबित हो, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से उस पर लिख भी रहा हूँ और मुख्तलिफ़ लोगों से उसका तज़किरा भी कर रहा हूँ कि मुझे तो मामला दोबारा इंतहाई ख़तरनाक तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और खुदा न खास्ता अगर बर वक्त इक़दामात ना उठाए गए तो कुछ हवालों से 2014 वाली सूरत हाल वर्स शक्ल में दोबारा सामने आ सकती हैं। जो उसकी वजूहात हैं, एक तो बड़ी वजह उसकी ये है कि TTP एक तो तकसीम हो गई थी माजी में 3-4 दड़ों में। दूसरा, अलकायदा वालों ने यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू किया था और ज़्यादा मिडल ईस्ट की तरफ वो जा रहे थे। तो उसके तनाज़ तीसरा जो एहसानुल्लाह एहसान के सरेंडर के नतीजे में एक तो और भी बहुत सारे लोग सरेंडर हुए थे, और वो अगरचे फ़ौजी आदमी नहीं थे, अस्करी नहीं थे, लेकिन इंफॉर्मेशन के ऐसी जगह पे बैठे थे, हकीमुल्लाह महसूद, बैतुल्लाह महसूद सब के साथ तर्जुमान की हैसियत में,
कि उनकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे एक तो मुल्क भर में टीटीपी के लोगों को पकड़ा भी गया और बहुत सारे और लोग सरेंडर भी हो गए थे। अब उसके बाद बदकिस्मती से ये समझा गया कि ये मसला ख़त्म हो गया, हालांकि जो उसके रूट काजेज़ थे वो अपनी जगह पे मौजूद थे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि कई साल बाद जमातुल अहरार, हिज़्बुल अहरार, पंजाबी तालिबान के रेमिनेंट, ये सब इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने टीटीपी के जो सरबराह हैं मुफ्ती नूर वली, उनके हाथ पे बैत कर ली है। दूसरा, और उसके फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं कि कबायली इलाकों में तो कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि कोई ना कोई कार्रवाई ना हो रही हो, और बाकी मुल्क तक भी वो इस सिलसिले को फैला रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी है, क्योंकि उनकी कामयाबी से पाकिस्तान में तो ये फ़र्ज़ कर लिया गया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी से ख़ुद ब खुद वो टीटीपी के मसले को भी हल कर देंगे, लेकिन उनको जो वहाँ पे जगह मिल रही है तू पाकिस्तान के अंदर भी अस्करियत पसंदों का मोराल भी बूस्ट हो रहा है और वो उनकी कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही है। तीसरा एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, और वो ये है कि अमरीकी अफवाज तो निकल रही हैं, लेकिन ख़ुद अमरीकी अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तकिल अमन लाने में संजीदा नहीं है, क्योंकि जितनी दिलचस्पी उन्होंने अपने और तालिबान के डील में दिखाई थी वो इंट्रा अफ़गान में नहीं दिखा रहे हैं। और एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि शायद वो टीटीपी जैसी तंजीमों को भी और अफ़गानिस्तान में तालिबान को और शमाल में शमाली क़ुव्वतों को शह दे के यहाँ पे ऐसी फ़िज़ा बनाना चाहते हैं कि फ़्यूचर में इस रीजन को चीन और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जो सबसे एक बड़ी वजह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत की जो ये कोर इशू है उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। आप जानते हैं कि इंटरनल महाज पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। अब जो फाटा मर्जर था उसकी अब तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसके साथ BRT से भी बदतर सलूक किया। तो ये मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मुझे तो आने वाले दिनों में दहशतगर्दी की इस लहर में मज़ीद इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत का फोकस हो, पाकिस्तान के अवाम महफूज रहें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और अदलिया की तरफ से शहबाज शरीफ और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स आज सामने आए, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। साथ ही अदालत का फैसला ना पढ़ने पर नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मुनीब अख्तर ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि अक्सर मुल्जिमान ECL में नाम ना होने की वजह से फरार हो जाते हैं। इंक्वायरी के मरहले में मुख्तलिफ मुकदमात के 6 मुल्जिमान मुल्क से भाग चुके हैं। शहबाज शरीफ पर आमदनी से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि प्रोसिक्यूटर साहिब, आपने 4 दिन पहले आने वाला 7 रुकनी बेंच का फैसला पढ़ा है? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जी नहीं पढ़ा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर पढ़ा होता तो आप ऐसे दलाइल ना देते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब ने आमदनी से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया था। शहबाज शरीफ का केस मशकूक ट्रांजेक्शंस की वजह से सामने आया। शहबाज शरीफ मशकूक ट्रांजेक्शंस की वजह से करप्शन के मुर्तकिब हुए। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक ट्रांजेक्शंस करप्शन के ज़मरे में नहीं आती। जस्टिस फाइज़ा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तशरीह कर चुकी है। आप फैसला पढ़कर क्यों नहीं आते? दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए नैब की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार नैब से यही सवाल कर रही थी कि उन्होंने जस्टिस फाइज़ा केस का फैसला क्यों नहीं पढ़ा। अब जस्टिस फाइज़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक क्या तशरीह की थी वो भी आपके सामने रखते हैं। जस्टिस फाइज़ा के तहरीरी फैसले के मुताबिक जज पर दूसरा इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग का आयद किया गया है और इस मौजू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 2 और 3 कवर करता है। तहरीरी फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिक में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रेडिकेट ऑफेंस का हवाला दिया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिलवास्ता या बिलावास्ता प्रेडिकेट ऑफेंस के नतीजे में हासिल की गई हो, और प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का बुनियादी अंसर है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि प्रेडिकेट ऑफेंस के बगैर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती, और प्रेडिकेट ऑफेंस को आसान अल्फाज में यूं समझाया जा सकता है कि कौन सा जुर्म करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, करप्शन करके या रिश्वत लेकर या कोई और जुर्म करके। तहरीरी फैसले के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जायदादों को जाहिर ना करना एक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, और हुकूमत ने अपने रेफरेंस में जस्टिस फाइज़ा के खिलाफ किसी भी प्रेडिकेट ऑफेंस की निशानदही नहीं की है।
और ना ही ऐसे सबूत सामने रखे गए हैं जो इस बात को तक़वियत दें कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इस स्टेज पर एक मुकम्मल अफसाना है, इसलिए ये इल्ज़ाम भी मेरिट पर पूरा नहीं उतरता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस लागू करने के लिए बताना होगा कि उसके पीछे क्या जुर्म किया गया है। इल्ज़ाम की हद तक ही सही, लेकिन बताना होगा कि कौन सी करप्शन की गई है। इसके बगैर ऐसे केसेस बेमायनी हो जाते हैं। जबकि इससे पहले चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत के फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि नैब ने यह केस ही नहीं बनाया कि जो पैसे बाहर गए और पैसे वापस आए वो जुर्म से हासिल किए गए थे, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह साबित करना जरूरी होता है कि इसका ताल्लुक किसी जुर्म से जोड़ा जाए। अब नैब कई ऐसे केसेस देख रहा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग कानून की शिकें लागू की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तशरीह की गई है, उसके बाद नैब कैसे मुख्तलिफ केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को साबित करता है, ये देखना अहम होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कब बहाल करेगा, इस बारे में कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन हालिया खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF से मुंसलिक शराइत अगले साल तक मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है। यह प्रोग्राम फरवरी से मुअत्तल है। आज इस हवाले से रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IMF प्रोग्राम की शराइत फिलफौर मंजूर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने IMF से मिनी बजट और टैक्स बढ़ाने की शराइत में अगले साल मार्च तक नरमी की दरख्वास्त की है। खबर के मुताबिक चंद रोज पहले वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को IMF की शराइत से आगाह किया, जिन्हें वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुस्तरद कर दिया। खबर के मुताबिक IMF का प्रोग्राम बहाल करने की शराइत में बिजली की कीमतों में ₹1.48 फी यूनिट का इजाफा, इसके अलावा स्टेट बैंक और नेपरा के एक्ट में तरामीम शामिल है। जबकि IMF ने टैक्स हदफ मुकम्मल न होने की वजह से 300 अरब के नए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी दी। हुकूमत का IMF से शराइत में नरमी की दरख्वास्त करते हुए कहना है कि महंगाई और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के दौरान कीमतें बढ़ाने से IMF की साख मुतासिर होने और मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का खतरा है। देखते हैं IMF इस हवाले से क्या फैसला करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।